नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो गाइज़, प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप सिंपली क्या करें, चैनल पर विजिट करें, वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइज़, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट के थ्रू भी अपनी क्लासेस का क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को बर्डन के तरीके से करके नहीं करना है, हमें अपनी लर्निंग को बिल्कुल इंजॉयबल तरीके से, लाइक इंजॉय करते हुए करना है। डेफिनेटली हम लोग अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो अभी मैं देख रही थी, एक कमेंट आया था, किसी लर्नर ने करा था ना, कि उन्होंने बोला कि कौन सा एक्ट, एक मिनट, मैं सिलेबस देख के बता रही हूँ कि हाँ वो कौन से एक्ट की बात कर रहे थे। सॉरी, मैं एक्चुअली ना सिलेबस देख रही थी बट मेरे को मिला नहीं। तो जो मैंने उस पर क्लास बनाई है ना, एक्ट 2010 है ना, 2010 वाला जो इसकी क्लास है ना, उनसे एक लर्नर ने पूछा कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, पेपर में है नहीं। गाइस प्लीज़, आप ना, आपके एग्ज़ाम को अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचे। योर एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू हैपन इन मे ना। माई बाय द वे 15 ऑफ मे के बाद आपका कभी भी एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज हो जाएगा। तो भाई, अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस नहीं देखा है तो मेरे को नहीं पता आप 4 पेपर कैसे करोगे। भैया, वो आपके सिलेबस का ही पार्ट है और मैं आपके सिलेबस का पार्ट कवर करवा रही हूँ ना। सो गाइज प्लीज़ डोंट वरी, मैं वही करवा रही हूँ जो आपके सिलेबस में पूछा गया। आप प्लीज़ सिलेबस को खोल करके देखिए। एंड हमने यूट्यूब पर भी सिलेबस की वीडियो अपलोड करी है, अगर आप लोग उसको भी नहीं देख रहे हैं तो फिर गलती हमारी नहीं, आपकी। आपको जो सही लगे आप वो करिए, बट मैं कहूँगी कि वो आपके सिलेबस का पार्ट है। प्लीज़ गाइज, आप लोग उसको करना शुरू कर दीजिए। ठीक, आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले एक अपडेट आपको दे देते हैं। वो अपडेट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, आई मीन एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ करके बीएड करना है, यू आर मोस्ट वेलकम गाइस, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल है ना, तो आपको इन सबको सब्सक्राइब करके रखिएगा, चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन, नोट्स एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे ही हम लोग शेयर करते हैं। तो आप इसके थ्रू हमसे क्या कर सकते हैं, आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है। जो एड्रेस है हमने दे करके रखा है ना, जवाहरलाल अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो गाइज, ये हमारी ऑफिस का एड्रेस है। आप यहाँ पर आकर के हमसे मिल करके अपनी सारी जो भी इंक्वायरीज होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हमने अपना 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर करके रखा है, तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी हमने क्या दिया है कि 9919599066, और एक नंबर और दिया है 8090656656। तो गाइस, हमने 2 ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा था, आई मीन ऊपर, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ना, हमारा जो टॉपिक है, सॉरी गाइस, एक्चुअली मैंने उस वीडियो में बताया था कि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो दिस टाइम आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ इशूज़ इन माई थ्रोट, है ना। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी शायद चेंज हो सकती है, बट मैं क्या करूँ, कितने दिन वेट करूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, मुझे आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, और उसी के साथ साथ और क्या करना है, उसी के साथ साथ और ये करना है कि हमने थर्ड पेपर तो कंप्लीट कर दिया है, फर्स्ट पेपर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, सॉरी हाँ सेकंड पेपर है ना। एंड आपका जो फोर्थ पेपर जो ऑप्शनल है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसमें भी काफ़ी क्लासेस, फर्स्ट पेपर का भी हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर दिया और चौथा यूनिट है, इसकी काफ़ी क्लासेस हो गई, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 7 या 8 क्लासेस हैं, वो मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूंगी, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। प्लीज़ गाइज, आप लोग अपना सिलेबस एटलीस्ट मेरे कहने के अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए। आप ऐसा मत कहिए कि वो आपके पेपर का पार्ट नहीं है। मैं सिलेबस को देख करके, इवन मैं पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ को देखती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं करवाती हूँ ना। मैं आपको चाहती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए। हमने थर्ड पेपर के पीवाईक्यूज़ की भी क्लासेस अपलोड कर दिया है, तो गाइज प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ज्वाइन, ओके। एंड
इसको सब देखना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं जल्दी ही। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला द मुदलियार कमीशन है ना, also known as the Secondary Education Commission in 1952-53, ठीक, was appointed under the chairmanship of Dr. A. Lakshman Swamy Mudaliar, है ना, या फिर आप इनको मुदलियार कुछ भी कह सकते हैं, टू रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया. वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट recommendations was the diversification of secondary education. अब हम लोग इसकी हिंदी और उसकी मीनिंग समझते हैं कि द मुदालियर कमीशन, जो हमारा ये मुदालियर कमीशन है यानी कि मुदालियर आयोग है, 1952-1953 में आता है, ठीक, ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मतलब डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, किसको, इस मुदलियार कमीशन, इस मुदलियार आयोग को, जो कि 1952-53 में, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, टू रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया, और उसको गठित किस लिए किया गया था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था कि माध्यमिक शिक्षा का विविधीकरण करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, और इस वजह से हमने देखा था ना सेकेंडरी मतलब माध्यमिक शिक्षा का डाइवर्सिफिकेशन करना, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी थे, ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, और 1952-1953 में इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, हमने वहाँ पर देखा था ना कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब उसी डाइवर्सिफिकेशन की हमें मीनिंग को समझना है कि मीन्स providing different types of courses and subjects according to the students' interest, abilities and need instead of a single rigid curriculum. इनका कहने का मतलब था विविधीकरण का अर्थ होता है, क्या होता है कि सभी छात्रों को एक ही प्रकार की शिक्षा देने के बजाय उनकी रुचि, उनकी अपनी क्या क्षमता है, मतलब कोई बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई बच्चा डांसर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है ना, तो उसकी जो रुचि है और उसी रुचि के अनुसार उस बच्चे की अपनी पोटेंशियल होती है, तो उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, और अपनी उसकी नीड जो होती है ना उसके अनुसार वो विभिन्न प्रकार के विषय और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, इस वजह से इस आयोग का गठन किया गया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है नीड्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, आइए देखते हैं। तो मुदलियार कमीशन ने कहा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में कई प्रॉब्लम थी, है ना, मतलब जो यहाँ पर इसकी हिंदी को ऐसे लिख दिया, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर क्या कि मुदलियार कमीशन ने कहा कि जो क्या है, जो ये सेकेंडरी एजुकेशन है, जो माध्यमिक शिक्षा है, इसमें कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको दूर करने के लिए आया है। अब उसमें क्या क्या चीज़ थी, सबसे पहला ओवरलोडेड एकेडमिक करिकुलम, मतलब कि टू मच थ्योरेटिकल एंड बुकिश नॉलेज, कि यहाँ पर अत्यधिक सैद्धांतिक और पुस्तक आधारित शिक्षा दी जाती थी, और इस वजह से मतलब ओवरलोडेड एकेडमिक करिकुलम कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सैद्धांतिक और पुस्तक शिक्षा पर आधारित है, इस वजह से इसको लाया गया। दूसरा नेग्लेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब लैक ऑफ वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब कि वो बुकिश नॉलेज तो देते थे, लाइक प्रिंसिपल को पढ़ाते थे कि यार सिद्धांत ये, बट वहाँ पर जो व्यवहारिक ज्ञान था, जो व्यावसायिक कौशल था ना, उसकी उपेक्षा की जाती थी, मतलब उसको नेग्लेक्ट करा जाता था। तो हमें करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हम बच्चे को व्यवहार के लिए भी और उसके व्यवसाय के लिए भी तैयार कर सके, ठीक। फिर तीसरा है वन साइडेड डेवलपमेंट, मतलब एक तरफा विकास कह सकते हैं ना, तो फोकस ऑन ओनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बौद्धिक विकास का डेवलपमेंट तो ठीक है, बट उसके साथ साथ उसका व्यवहारिक विकास, उसका वोकेशन, मतलब सारी चीज़ों में उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को नज़र रखते हुए इस आयोग का गठन डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मतलब अध्यक्ष, मतलब उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था 1952-53, ठीक। और अगला अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये भी एक, जब आप बस बुकिश नॉलेज दोगे, जब बस आप थ्योरेटिकल नॉलेज दोगे तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट की तो प्रॉब्लम आनी ही है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो नॉट जॉब रेडी आफ्टर स्कूल, कि छात्र जो होते थे वो रोजगार के लिए तैयार नहीं हो पाते थे, कब, स्कूल के बाद से। तो इस वजह से
मतलब इसको भी ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि क्या किया गया कि इस आयोग का गठन किया गया था। तो इसलिए आयोग ने सुझाव दिए कि शिक्षा को बहुमुखी मीन्स मल्टी डायमेंशनल बनाया जाए, ना कि बस बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप हो जाए तो वही बहुत है। नो, नथिंग एक्चुअली। तो बच्चे का मल्टीपल डेवलपमेंट होने के लिए इस आयोग को मतलब इस आयोग का गठन किया गया कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ठीक। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मतलब इसके क्या उद्देश्य थे। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब व्यक्तिगत विकास, टू डेवलप स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग दियर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी जो हमने ऊपर देखा था। अगला वोकेशनल एफिकेसी व्यावसायिक दक्षता कि कौन क्या बनना चाहते हैं, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस। वही ना हमने बोला, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्लेयर, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉलर, कोई वॉलीबॉल का प्लेयर ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या उनका प्रोफेशन है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को तैयार करना। फिर रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को कम करना। ये पहले से लेकर के आज तक हर बार मतलब कह सकते हैं कि हमेशा शिक्षा का ये मेन पॉइंट रहा है कि शिक्षा ऐसी प्रोवाइड करी जाए, एजुकेशन ऐसा दिया जाए कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो सके। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट मतलब कौशल आधार शिक्षा रोजगार दिलाती है। तो इसलिए शिक्षा में कौशल का होना जरूरी है। फिर सोशल एफिकेसी मतलब सामाजिक उपयोगिता, टू मेक स्टूडेंट्स यूजफुल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कि छात्रों को समाज के उपयोगी सदस्य बन, कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बन करके तैयार करना। मतलब बच्चे को उस तरीके से मतलब उसकी पेरेंटिंग, उसकी शिक्षा दीक्षा इस तरीके से दी जाए कि वो एक जिम्मेदार नागरिक निकल करके या उभर करके हमारे सामने आवे। तो इसका ये उद्देश्य रहा। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि मेजर रिकमेंडेशंस। अब क्या क्या रिकमेंडेशन रही किसकी, डाइवर्सिफिकेशन की, हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला मल्टीपर्पज स्कूल मतलब बहुउद्देशीय विद्यालय कि स्कूल शुड ऑफर डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक साइंस, कॉमर्स, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स इत्यादि। मतलब कि विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी, कृषि, ललित कला आदि इन सारी विभिन्न धाराएं उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब विभिन्न तरीके के विषय आदि उपयोग में लाने चाहिए, ताकि जिनकी जो इंटरेस्ट हो। यहाँ लिखा ना कि स्टूडेंट कैन चूज एग्रीकल्चर इंस्टेंट प्योर एकेडमिक्स कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हुआ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, किसी का साइंस में, किसी का मैथमेटिक्स, किसी का कॉमर्स में, तो बिल्कुल उसको अपने अकॉर्डिंग लेना है, ना कि हमारे अपने अकॉर्डिंग। तो विभिन्न विभिन्न तरीके से क्या होने चाहिए, मल्टीपर्पज स्कूल्स होने चाहिए, उसमें करिकुलम होने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे का मल्टीपर्पज वे में डेवलपमेंट हो सकता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज मतलब व्यावसायिक पाठ्यक्रम का क्या करना, उसको इंट्रोड्यूस करना। तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स शुड बी इंट्रोड्यूस टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल मतलब व्यावसायिक विषयों को शामिल किया जाए ताकि छात्रों में व्यावहारिक कौशल विकसित हो, जैसे कारपेंट्री है ना, उसके बाद टेलरिंग है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो अलग अलग बच्चे की वही ना कि अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसकी क्षमता के अनुसार है ना। तो मतलब उसके पाठ्यक्रम में ये सारे वोकेशंस ऐड किए जाएं ताकि बच्चे को उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको उसको लाइक जॉब मिल सके या उस अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ऐसा नहीं कि जो पढ़ता है बस वही आगे जा सकता, नहीं, अलग अलग बिजनेस के थ्रू, अलग अलग प्लेस लाइक जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला क्या है, कोर प्लस इलेक्टिव सिस्टम मतलब अनिवार्य और वैकल्पिक विषय। बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब कि कुछ विषय अनिवार्य हों और कुछ वैकल्पिक हों। कुछ ऐसे जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना कि हिंदी को एक प्रकार से कॉमन लैंग्वेज देखा जाता है, वो हर जगह पे हम लोग पढ़ते हैं। और कुछ ऑप्शनल होते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है जो हमें चूज़ करना है। जैसे जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है डजंट मैटर कि आपका सेकंड पेपर साइकोलॉजी है, होम साइंस है, उर्दू है, उसके बाद पेंटिंग है, आर्ट है, डिफेंस है, क्या है उससे नहीं मतलब। लेकिन एक आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन होता है और आपका अपना ऑप्शनल क्या होता है जिससे आप मास्टर किए होते हैं। तो वही कि एक कुछ विषय अनिवार्य और कुछ विषय क्या हो, वैकल्पिक हो। कोर्स सब्जेक्ट में जैसे आपका लैंग्वेज मतलब भाषा, सोशल स्किल। इलेक्टिव्स में आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इसमें एक मिनट हाँ, अब लैंग्वेज में आता है क्या आपका, सॉरी यार, तो लैंग्वेज में आपके सोशल स्टडीज़ आ सकते हैं, लैंग्वेज आ सकता है, सोशल स्टडी। और इलेक्टिव्स की बात करते हैं इसमें एग्रीकल्चर, कॉमर्स आ जाते हैं। फिर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके कोर्स सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम शामिल कर सकते हैं। फिर अब एग्रीकल्चर एजुकेशन है ना, तकनीकी शिक्षा, अगर वो सारी कृषि शिक्षा की बात करें तो इसका लाने को उद्देश्य क्या था कि स्पेशल एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज की
हम ग्रामीण क्षेत्र में कृषि शिक्षा पर विशेष जोर दे सकते हैं, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, जिसके थ्रू एक अच्छा व्यवसाय उभर करके हमारे सामने आ सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सकती है। फिर इससे इससे रूरल स्टूडेंट्स को क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खेती है, जो करने के योग्य है, बट उनके पास बाहर जा करके पढ़ाई करने की इतना वो नहीं है, तो डेफिनेटली उनके लिए तो बेनिफिशियल ही है। तो ये सारी चीज़ें। फिर अगला टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा। वही कि टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड, कि तकनीकी और औद्योगिक विषयों को भी क्या किया जाए, इसमें शामिल किया जाए। जैसे जैसे क्या करना चाहिए, मशीन कार्य हो गया, इंजीनियरिंग बेसिक्स हो गए, तो ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसको भी शामिल करना चाहिए। फिर अगला देखिए तो कॉमर्शियल एजुकेशन, मतलब वाणिज्यिक शिक्षा जो होती है, हम उसकी अगर बात करते हैं तो आइए इसमें क्या है कि कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक बुक कीपिंग, है ना, टाइपिंग ईटीसी, मतलब वही लेखा जोखा, बुक कीपिंग, टाइपिंग आदि विषय भी शामिल हो और होनी चाहिए। जिसमें जो टैलेंट है वो आना चाहिए, बिल्कुल। फिर अगला गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो भाई साइकोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए तो ये मस्त है ना, मार्गदर्शन और परामर्श। तो स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड टू चूज अप्रोप्रिएट स्ट्रीम्स, मतलब छात्रों को सही विषय चुनने के लिए उनको मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। लाइक करियर गाइडेंस बहुत जरूरी बताया गया है। जैसे कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं, हमारी तो और कुछ लाइक पोटेंशियल थी, हमारी कैपेसिटी थी, हमारी कैपेबिलिटी थी, हम कुछ और अच्छा कर सकते, बट हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं, कभी पछतावा होता है। तो बिल्कुल कि इसी सब के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कि ताकि हम अच्छे से शिक्षित हो सके और आगे बढ़ सके। फिर अगला वर्क एक्सपीरियंस, है ना, कार्य अनुभव, मतलब लर्निंग शुड बी लिंक्ड बाय रियल लाइफ वर्क। ये शिक्षा को वास्तविक जीवन से, मतलब वास्तविक जीवन के जो कार्य हैं उसे जोड़ करके कराया जाए, तो डेफिनेटली उससे हमें वर्क एक्सपीरियंस अच्छा मिल पाएगा। वो भी मल्टीपल फील्ड में, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी स्ट्रीम में जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब इसके जो लाभ हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, मतलब छात्र अपनी रुचि के अनुसार पढ़ते हैं और ड्रॉप आउट कम होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, मतलब रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। स्किल बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब कौशल विकास होता है। फिर बैलेंस डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास होता है किसका, बच्चों का। फिर इसको कुछ उस पर आलोचना भी इसका किया गया है, बट एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि अच्छा ये डाइवर्सिफिकेशन वाले टॉपिक पर है, मैं मुदलियार आयोग को पूरा मैं फिर से करवाऊंगी, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बाय द वे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे, ठीक। फिर अगला लैक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सभी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। फिर ट्रेन टीचर्स की कमी थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें। फिर इम्प्लीमेंटेशन इशूज, सिफारिशों की पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। तो ये सारे कुछ मेन इशूज थे, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, इसको डाइवर्सिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को। अब फाइनली हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, तो द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव आइडिया द मुदलियार कमीशन। इट एम्ड एट मेकिंग एजुकेशन फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। मतलब कि मुदलियार आयोग का विविधीकरण का विचार बहुत प्रगतिशील था, जिसका उद्देश्य शिक्षा को लचीला, व्यवहारिक और रोजगार उन्मुख बनाना था, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर देखी थी। तो डाइवर्सिफिकेशन का यही मतलब होता है कि हमें बहुत तरीके से अपना प्रगति करनी है, अपने आप को मल्टी डायमेंशनल वे में अपना डेवलपमेंट करना है। साथ ही साथ में ये जो हमारी शिक्षा होगी इससे फ्लेक्सिबल हो पाएगी, रिजिड नहीं होगी, और हमारे व्यवसाय के अवसर भी हमें, रोजगार के अवसर भी हमें उपलब्ध हो पाएंगे इसलिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये रहा डाइवर्सिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब हम मुदलियार कमीशन को भी एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड क्या करना है आपको, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। हम मुदलियार कमीशन को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, और मतलब ये तो डाइवर्सिफिकेशन वाले टॉपिक को था जहाँ पर रिकमेंड किया गया था, अब हम मुदलियार कमीशन को भी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।